हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक, टाइम एंड टेंस नाम का टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नाम के टेंस के बारे में। जैसा कि इसका नाम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिखाई दे रहा है। कंटिन्यू शब्द का मीनिंग बोलो क्या होता है भाई? जारी रहना होता है। तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सी घटनाएं लिखी जाती हैं जिनमें कोई कार्य क्या रहा होता है? जारी रहा होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो होता है वो कहाँ पर यूज किया जाता है? जब कोई कार्य क्या रहा होता है? जारी रहा होता है। ये पूरा टेंस पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आज से पहले कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसी बातें जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, शायद आपने ना सुने हो। और अगर आपने ये नहीं सुना है तो फिर ये पूरा टेंस आपका अधूरा है। इसलिए इस पूरे वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नाम के टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कंटिन्यू शब्द का मीनिंग होता है जारी रहना। तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस उन घटनाओं के लिए यूज होता है जिसमें किसी भी कार्य के जारी रहने की स्थिति को दर्शाया गया हो। जब कोई काम चल रहा होता है उसको दर्शाने के लिए यूज। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की वर्ब्स के बारे में बात करें तो याद रखना, इस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है? आईएनजी फॉर्म का। जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उन सब में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, ये आप याद रखेंगे। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, इन सारे के सारे टेंसेस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म या कंटिन्यूस फॉर्म का प्रयोग होता है। इस आईएनजी फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को क्या नाम दे देते हैं अपन? कॉन्टिन्यूस फॉर्म ही नाम देते हैं। अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं तो याद रखना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ये बोलो कौन सा होता है? इज, आर और एम होता है। यहां से अगर हम सिंगुलर वर्ब के बारे में बात करते हैं तो इज जो है वो बोलो कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। आर बोलो कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। और एम का प्रयोग जो होता है वो सिर्फ किसके साथ होता है? आई के साथ। इज कैसा वर्ब है? सिंगुलर। आर कैसा है? प्लूरल। और एम का प्रयोग किसके साथ होता है? आई के साथ। याद रखना, कुछ बातें हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, एक बार फिर से बता देता हूं कि सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट अगर बोलो कैसा है? सिंगुलर है, तो याद रखना इसके साथ यूज होने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। और अगर आपके पास सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो याद रखना इसके साथ यूज होने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। दो बातें आपको याद रखनी है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये दो बातें आप लोग याद रखने वाले हैं यहां से। इसका मतलब ये इज नाम का जो वर्ब है, ये बोलो कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। कैसा वर्ब है? सिंगुलर। तो बताओ इसके साथ आने वाला सब्जेक्ट भी कैसा होने वाला है? सिंगुलर होने वाला है। अगर हम लोग यहां से सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से होते हैं? ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, कोई भी एक। ये सारे बोलो कैसे सब्जेक्ट होते हैं आपके पास? सिंगुलर होते हैं। अगर हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करें, बहुवचन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपके पास वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या मोर देन वन, एक से अधिक, ये सारे के सारे आपके पास में क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। आपके पास एक आई नाम का सब्जेक्ट होता है, जो कि याद रखना आई सिंगुलर होगा कौन से टेंस में? पास्ट में। आई प्लूरल होगा बोलो कौन से टेंस में? प्रेजेंट में। और आपके पास एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नाम का टेंस होता है जिसके बारे में अपन आज बात कर रहे हैं। यहां पे आई ना तो सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है, क्योंकि आई अगर सिंगुलर होता तो उसके साथ इज लगना चाहिए था, आई अगर प्लूरल होता तो उसके साथ आर लगना चाहिए था, लेकिन यहां ना तो इज लग रहा है ना आर लग रहा है। आई जो होता है उसके लिए कौन सा वर्ब लगता है? एम लगता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नाम का जो टेंस होता है उसमें इजारम नाम की हेल्पिंग वर्ब होती है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म यूज होती है। यहां से हम कुछ बातें और जानेंगे जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को लेकर ध्यान देने वाली बातें। सबसे पहले तो एक बात याद रखना, जो अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, आप गलती करते हैं। आप लोग कई बार सेंटेंस के अंदर सिंस और फॉर के साथ में क्या लिखा हुआ दिखाई देता है आपको? समय लिखा हुआ दिखाई देता है।
याद रखना, अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस और फॉर के साथ अगर टाइम लिख दिया जाता है तो ऐसे केस में दो ही टेंस की वर्ब यूज हो सकती है, या तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और या फिर ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। याद रखना, किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आप आई एन जो है वो सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस और फॉर के साथ समय दिखाई दे जाए तो आप कौन से टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूस, किसी भी कॉन्टिन्यूस का प्रयोग नहीं कर सकते, वो चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो। और ना ही आप किसी इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का प्रयोग कर सकते हो। कहने का मतलब अगर सिंस और फॉर के साथ समय का प्रयोग हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस सिर्फ दो ही टेंस में हो सकता है, या तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और या फिर वो किस में होना चाहिए, परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन कौन से टेंस में नहीं यूज हो सकता है, ना ही तो किसी भी कंटिन्यूस में यूज होता है और ना ही किसी इंडेफिनिट में यूज होता है। तो इसका मतलब आज की क्लास में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ने वाले हैं। अगर किसी सेंटेंस में सिंस और फॉर के साथ टाइम आ गया तो वो वाक्य फिर कंटिन्यूस या इंडेफिनिट में नहीं लिखा जाएगा, पहली चीज याद रखनी है। दूसरी चीज यहां से आगे बात कर रहे हैं अपन, ध्यान देना, ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नाम का टेंस है जिसमें हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो हम लोग इज आर एम का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, आर जो है वो प्लूरल है और एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है। याद रखना, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ आप आईएनजी लगा ही नहीं सकते, ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ब आपके पास ऐसी होती हैं जिनके साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, ध्यान देना बोर्ड पे। जिनमें से सबसे पहले मैं एक नंबर पे कुछ वर्ब लिख रहा हूं जिनको मैं इंग्लिश में नाम दे देता हूं वर्ब्स ऑफ सेंसेस, वर्ब्स ऑफ सेंसेस नाम दे देता हूं। हमने क्या बात की है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी, लेकिन कुछ वर्ब हैं जिनके साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये वर्ब कौन कौन सी हैं, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे बात की वर्ब्स ऑफ सेंसेस के बारे में। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस किसको कहते हैं, कॉमन सेंस किसको कहते हैं, पहला सवाल तो ये है। और कितने होते हैं, तो आपको बता दूं 5 होते हैं कॉमन सेंस। कुछ लोगों को आपने सिक्स्थ सेंस कहते हुए सुना होगा, तो सिक्स सेंस जो होता है वो कॉमन नहीं होता है। कॉमन सेंस आपके पास 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ भाई। आपके पास में आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया और स्किन हो गया। हिंदी में बात करें तो आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन, ये 5 सेंस होते हैं। इन पांचों को ही सेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 5 वो सेंस हैं, वो हिंदी में ज्ञानेंद्रियां जिसको बोलते हैं, जो हमें अनुभव करवाने का काम करते हैं। हमें अनुभव करवाने, आप देखकर किसी चीज का एहसास करोगे कि वो चीज अच्छी है या आप उसको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, ऐसा काम आप देखकर कर पाते हो। आप किसी चीज को चखकर ही पता कर सकते हो कि वो मीठी है, फीकी है या तीखी है। तो ये वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंस हैं जो हमें अनुभव करवाते हैं। और इन सेंस से बनने वाली जो वर्ब होती हैं, इन सेंस से बनने वाली जो वर्ब होती है उनके साथ आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि आंख का काम बोलो क्या करना होता है, सी करना होता है। सी के साथ अगर हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो ये बोलो क्या बन जाएगा, सीइंग बन जाएगा, जो कि बोलो क्या हो जाएगा, गलत। इसको सही कैसे करेंगे, तो मैंने कहा सी के साथ तो आईएनजी नहीं लगा सकते हो, लेकिन किसके साथ आईएनजी लगा सकते हो, वॉच या लुक के साथ आईएनजी का प्रयोग कर सकते हो, सी के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये भी आंख का ही काम होता है, सी करना भी, और लुक और वॉच जो होता है वो भी बोलो क्या होता है, आंखों का ही काम होता है। तो फिर हम सी, लुक और वॉच में अंतर क्या है। दूसरी बात, हम सी के साथ आईएनजी क्यों नहीं लगाते और लुक और वॉच के साथ आईएनजी क्यों लगा लेते हैं, उसका कारण बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा।
मैंने यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हैं, सी, लुक और वॉच। तीनों के तीनों शब्द वर्ब हैं। तीनों का जो मीनिंग होता है वो बताओ क्या होता है? देखना होता है। तीनों का मीनिंग क्या होता है? देखना होता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे क्या कर रहे हैं? आप मुझे सी कर रहे हैं, लुक कर रहे हैं, या वॉच कर रहे हैं? और सवाल इसमें अंतर भी क्या है ये भी हमें जानना है। तो इन तीनों के बीच का अंतर आपको बता रहे हैं। अगर आप ये देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो किसी चीज को और आपको उस चीज से कोई मतलब नहीं है, बिना किसी इंटेंशन, बिना किसी पर्पज से अगर आप देख रहे हो, तो बताओ आप उसको क्या कर रहे हो भाई? सी कर रहे हो। आप किसी पर्टिकुलर चीज को देख रहे हो, पर्टिकुलर चीज को देख रहे हो। लाइक अगर मैं क्लास में खड़ा हूं और आप अगर मुझे सी कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको मुझसे कोई खास लेना देना नहीं है। ऐसे केस में आप सी कर रहे हो। अगर आप ये देख रहे हो मैं कैसा लग रहा हूं, कैसा दिख रहा हूं, तो आप मुझे क्या कर रहे हो? लुक कर रहे हो। अगर आप मुझे सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो फिर आप मुझे क्या कर रहे हो? वॉच। इसीलिए टीवी और मूवी को अपन क्या करते हैं भाई? वॉच करते हैं। वॉच का मतलब और लुक का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से देखना। मतलब लुक और वॉच नाम की जो वर्ब है, ये कॉमन यूज नहीं है आंखों का, ये पर्टिकुलर यूज है, स्पेसिफिक यूज है। हमने जो कॉमन यूज होता है, जैसे आप मार्केट में जाते हो, आपकी आंखों के सामने ना चाहते हुए कई चीजें होती हैं, उनको आप सी कर रहे हो। किसी पर्टिकुलर चीज को देखना, देखकर आपको अच्छा लग रहा है, आप कुछ रियलाइज कर रहे हैं, वो आपका लुक कर रहा है। किसी चीज को देखना, सुनना, समझना, वो क्या होता है? वॉच होता है। इसीलिए सी के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते अपन, लेकिन अपन लुक या वॉच के साथ आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। और चलते हैं अपन। बिल्कुल इसी तरीके से हियर वर्ड जो होता है, इसका मतलब सुनना होता है। आप हियर के साथ आईएनजी का प्रयोग करके हियरिंग नहीं बना सकते हो, लेकिन क्या बना सकते हो? लिसन के साथ आईएनजी का प्रयोग करके लिसनिंग बना सकते हो। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर हमने तो लिसन के साथ आईएनजी का हियर के साथ आईएनजी का प्रयोग देखा है। अरे भाई, आप पहले पूरा समझिए। हम इस पूरी कहानी को समझेंगे कि कब हम इनके साथ आईएनजी लगाते हैं, कब नहीं लगाते और क्यों नहीं लगाते। पहले बेसिक से उनको ध्यान से देखिए। तो लिसन के साथ आईएनजी का प्रयोग अपन कर सकते हैं। किसके साथ नहीं कर सकते? हियर के साथ। सवाल हियर और लिसन में अंतर क्या होता है, तो आपको बता दें, लिसन का मतलब बोलो क्या होता है भाई? ध्यान से सुनना होता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ आप मुझे क्या कर रहे हो? हियर कर रहे हो या लिसन कर रहे हो? तो आपका जवाब होगा लिसन करना। ध्यान से सुनना जो होता है वो क्या होता है? लिसन करना होता है। गानों को आप क्या करते हो? लिसन करते हो। तो इसलिए अपन लिसन के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन जो है वो हियर के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। ये तो इन पांचों सेंस में से मैंने दो वर्ब की कहानी बताई है। हमारे पास इन वर्ब के अलावा, इन वर्ब्स के अलावा भी हमारे पास कुछ और वर्ब हैं जिनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये वर्ब कौन कौन सी हैं, इनके बारे में और बात करते हैं। चलते हैं आगे। यहां पर आ जाइए। नंबर 2, उन वर्ब के अलावा हमारे पास कुछ और वर्ब रहने वाली हैं जिनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने एक हेडिंग डाल दिया है, फिक्स मेंटल एक्सप्रेसियस वर्ब्स। हमारे पास कुछ और वर्ब होते हैं जो आपकी निश्चित मानसिक स्थिति दर्शाती हैं। ये वर्ब कौन कौन सी हैं, बात करते हैं अपन। अगर आपने इनमें से किसी भी वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगा हुआ देखा है, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हम आपको बताने वाले हैं कि इनके साथ आईएनजी कब आता है और कब नहीं आता है। लव, लाइक, हेट, वांट, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, रिमेंबर, रिजेंबल, फॉरगेट, बिलीव, बीई है ना, बिलीव, अंडरस्टैंड, नीड, नो, सीम, अडोर, फील, स्मेल, टेस्ट,
ऑन माइंड, नोटिस, इमेजिन, रिकग्नाइज, प्रेफर, पजिस। ये कुछ वर्ब मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, ध्यान से देखिएगा इन चीजों को। ये भी हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। ये वर्ब आपके पास लव, लाइक, हेट, वांट, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, रिमेंबर, रिजेंबल, फॉरगेट, बिलीव, अंडरस्टैंड, नीड, नो, सीम, अडोर, फील, स्मेल, टेस्ट, ऑन माइंड, नोटिस, इमेजिन, रिकग्नाइज, प्रेफर और पजेस नाम की वर्ब हैं जिनके साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हो। वो जो हमने 5 वर्ब ऑफ सेंसेस के बारे में बात की थी, यहाँ पे जहां पे हम 2 वर्ब के बारे में बात करके थे, सी और हियर, इनकी बची हुई जो 3 वर्ब है उनको हमने यहां पे लिख दिया, फील, स्मेल और टेस्ट। अब आपके पास ये वर्ब हैं जिनके साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हो। अब हमारे लिए सवाल तो ये होने वाला है कि अगर इन वर्ब के साथ आईएनजी आ जाए तो इन सेंटेंस को सही कैसे करेंगे। ये इंटरेस्टिंग सवाल है। इन वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आता है ये तो एक बात है, लेकिन अगर इनके साथ आईएनजी का प्रयोग देखने को मिले तो फिर इन वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगा है, ऐसे सेंटेंस को सही कैसे करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग बताओ कौन कौन सी टेंस में होता है। तो मैंने कह दिया जितने भी कंटिन्यूस हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, उन सब में इन वर्ब के साथ में आपको आईएनजी देखने को मिलता है, आईएनजी लगता है वर्ब के रूप में। और जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं उनमें भी आईएनजी लगता है। इसका मतलब अगर इन वर्ब के साथ में आपको आईएनजी फॉर्म देखने को मिल जाता है कौन से टेंस में, कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो वो गलत हो जाएगा। इन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग गलत होगा। अगर दिया गया वाक्य कॉन्टिन्यूस है तो उसको बदल के आप इंडेफिनिट टेंस में लिख देना। और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो किसमें बदल देना, परफेक्ट में बदल देना। ध्यान से सुनना इस बात को। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इनमें से किसी वर्ब के साथ आपको आईएनजी दिखाई दे रहा है तो उसको बदल के प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दोगे। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस होता और इन वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता तो अपन इस सेंटेंस को बदल के पास्ट इंडेफिनिट में बना देते। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में इन वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता तो हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में, सेम टेंस के इंडेफिनिट में बदल देते। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इन वर्ब के साथ आईएनजी दिखाई दे जाए तो गलत होगा। ऐसे केस में इसको बदल के प्रेजेंट परफेक्ट में बदल देना। अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इन वर्ब के साथ आईएनजी होता तो आप इसको बदल के पास्ट परफेक्ट में लिख देते। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो उसको बदल के आप किस में लिख देते, फ्यूचर परफेक्ट में लिख। मतलब आप इन वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते हो। आईएनजी अगर कंटिन्यूस टेंस में लग जाए तो उसको बदल के इंडेफिनिट में लिख देना, और परफेक्ट कंटिन्यूस है तो परफेक्ट में बदल के लिख देना। अब आपके उन सवालों का जवाब आता है जहां पे आपने इनमें से कुछ वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ देखा है, सुना है या पढ़ा है। तो अपन पता करते हैं कि इनके साथ आईएनजी का प्रयोग कब होता है और कब नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एक मैन वर्ब के साथ जब आप आईएनजी का प्रयोग कर देते हो, जिसको आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म बोलते हो, आईएनजी का प्रयोग कर देने से एक शब्द जो होता है वो 3 पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज हो सकता है। आईएनजी लगने से वर्ब बन सकता है, आईएनजी लगने से नाउन बन सकता है, और आईएनजी लगने से एडजेक्टिव बन सकता है। याद रखना इन शब्दों के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग अगर किया गया है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन कब गलत हो जाएगा, जब आप इन शब्दों के साथ आईएनजी लगने से कोई भी शब्द क्या बनाया जा रहा है, वर्ब बनाया जा रहा है। अगर वर्ब के रूप में आईएनजी लग रहा है तब तो ये गलत होगा, और नाउन और एडजेक्टिव है तब ये क्या होंगे, सही होंगे। अगर ये नाउन और एडजेक्टिव के रूप में इनके साथ आईएनजी लग रहा है तो सही होगा। हमें आईएनजी लगाने से दिक्कत है सिर्फ एक ही केस में, जब ये वाले शब्द वर्ब के रूप में यूज हो रहे हो तो आप इनके साथ आईएनजी नहीं लगा सकते। अब हमारा आपका सवाल ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये नाउन होते हैं, कब ये एडजेक्टिव होते हैं। उसको लेकर परेशान नहीं होना, उसका भी तरीका बताते हैं आपको। मुझे एक बात बताओ यार, आईएनजी फॉर्म जब वर्ब के रूप में यूज होगा तो जाहिर सी बात है इससे पहले आपको क्या जरूर दिखाई देगा,
हेल्पिंग वर्ब जरूर दिखाई देगा। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रहा है तो समझ जाना यहां पर ये किसके रूप में यूज हो रहा है, वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। अगर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग यहां पर देखो, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा हुआ है तो ये बोलो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। अगर आईएनजी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे है तो भी ये बोलो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर इन शब्दों के साथ अगर आईएनजी लग रहा है तो फिर ये क्या कहलाएगा बताओ, वर्ब कहलाएगा। इसका मतलब नाउन का कब होगा, जब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे होगा, और वर्ब कब होगा, जब ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में होगा। अब सवाल है ये एडजेक्टिव कब होगा। तो आपको बता दें एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है। इसका मतलब अगर नाउन से पहले नाउन की विशेषता बताने का काम कर रहा है तो फिर ये बोलो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। 1 मिनट में हम ये सारी बातें रिवाइज कर रहे हैं चूंकि इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि कुछ वर्ब ऐसे जिनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते थे, जिनमें से सबसे पहले हमने वर्ब्स ऑफ सेंसेस में 2 वर्ब सी के साथ आईएनजी नहीं लगेगा, हियर के साथ नहीं लगेगा, लुक वॉच और लिसन के साथ आईएनजी लग सकता है। लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, इसीलिए लिसन वर्ड के साथ केयरफुली शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिसन का मतलब ही ध्यान से सुनना होता है। इनके अलावा हमारे पास और कुछ वर्ब हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लग सकता। अगर इन वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है और वाक्य कंटिन्यूस का है, क्योंकि कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में ही आईएनजी लगता है, अगर कंटिन्यूस टेंस में इन वर्ब के साथ आईएनजी दिखाई दे जाए सेंटेंस गलत होगा। सही करने का तरीका सेंटेंस को बदल के इंडेफिनिट में लिख देना, परफेक्ट कंटिन्यूस है तो बदल के परफेक्ट लिख देना। हमने इन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करने के लिए मना किया है। कब मना किया है, जब ये किसके रूप में यूज हो रही होती है, वर्ब के रूप में। अगर वर्ब के रूप में इनके साथ आईएनजी लग रहा है तो गलत होगा, नाउन और एडजेक्टिव अगर है तो ये सही होगा। वर्ब कब होगा, जब ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। नाउन कब होगा, जब ये या तो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। और एडजेक्टिव कब होगा, जब ये नाउन से पहले नाउन की विशेषता बताने का काम करता है, तब ये एडजेक्टिव होता है। ये हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कुछ वर्ब देखे जिनके साथ हमने आईएनजी का प्रयोग करने के लिए मना किया है। अब बात कर रहे हैं अपन यहां से आगे इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में, देखते हैं अपन यहाँ पे एक एक करके अपन एक से ज्यादा एग्जांपल यहाँ पे देखने वाले हैं। आपको बताना है इन सेंटेंसेस में क्या एरर। पहला सेंटेंस आपके पास लिखा गया है दे आर सीइंग अ कार्टून मूवी। ये मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल आपके लिए लिखा है। आर सीइंग नाम के वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं। आपको ये बताना है जो आर सीइंग नाम का वर्ड दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा यूज होगा। ऑप्शन ए आपके पास में दे रखा है वॉच, ऑप्शन बी दे रखा है वॉचिंग, ऑप्शन सी आपके पास दे रखा है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दे रखा है नो एरर या नो इंप्रूवमेंट। अगर आपको लगता है कि दिए गए सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल है। देखना है हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में और बात कर लेते हैं और फिर इनको सॉल्व करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं फिर अपन इससे आगे बात करने वाले हैं। मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, माई फ्रेंड एंड आई, माई फ्रेंड एंड आई आर वर्किंग देयर फॉर मैनी ईयर्स। ये आपके पास में दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है। आपको बताना है इस सेंटेंस में जो है वो क्या एरर रहने वाला। दो एग्जाम्पल आपके पास है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। पहले सेंटेंस में बताएंगे आप लोग कि पहले सेंटेंस में क्या एरर है। देखोगे आप लोग आर के बाद में अगर सी नाम का वर्ब दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सी नाम का शब्द मेन वर्ब है, आईएनजी नहीं लग सकता, ये बात निश्चित है। सही कैसे करेंगे, तो सही करने के 2 तरीके, या तो इसको बदल के आर सीइंग को बदल के आर वॉचिंग में बदल दो,
और या फिर ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, इसको बदल के प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे प्लूरल सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। मतलब आप ऑप्शन में ये देख कर आओ, आर वॉचिंग या वॉच, दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको वॉचिंग तो दिखाई दे रहा है, पर हमें वॉचिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए आर वॉचिंग, क्योंकि आर को भी तो अंडरलाइन कर रखा है। तो आर वॉचिंग नहीं होने के कारण आपका बी आंसर नहीं होगा, बोलो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि हम इसको वॉचिंग में भी चेंज कर सकते थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी तो बदल सकते हैं ना, कंटिन्यूस का वाक्य, इसलिए तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां पर देखो, सब्जेक्ट माई फ्रेंड एंड आई दोनों लोग हैं, मतलब प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल आएगा। अकेला माई फ्रेंड या आई सब्जेक्ट थोड़ी है, दोनों सब्जेक्ट है। एक से ज्यादा को बहुवचन कहते हैं, तो सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। सही है यहाँ तक तो। मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रहा है, ये भी सही है। लेकिन आप लोग क्या देख रहे हो, आगे देखो फॉर के साथ समय दिखाई दे रहा है, और आपको बताकर आए हैं कि फॉर और सिंस के साथ अगर समय का प्रयोग हो जाए तो सिर्फ दो ही टेंस का प्रयोग कर सकते हो, या तो परफेक्ट टेंस का या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस का। जबकि आपने यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब क्या लिखी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की लिखी है। मतलब इस सेंटेंस को सही करने के दो तरीके होने चाहिए थे, या तो आप ये फॉर मैनी ईयर्स को हटा दो, जो एक संभावना हो सकती है, और दूसरा तरीका इस वाक्य को या तो कंटिन्यूस में चेंज, परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दो, या परफेक्ट में बदल दो। तो याद रखना, ये जो फॉर और सिंस वगैरह जो दिखाई देता है, आप इनको हटा नहीं सकते, आपको वर्ब में ही चेंज करना पड़ेगा ऐसे केस में। तो कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ये तो गलत हो गया। मतलब इसको सही करने के कितने तरीके हो सकते हैं, ये तो गलत हो गया। सही करने का पहला तरीका कि आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में याद रखना, हैज और हैव के साथ बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आता है, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए। या तो इसको बना दीजिए हैव बीन वर्किंग, जब आप इसको हैव बीन वर्किंग लिखेंगे तो ये वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। और इसी को चेंज करने का दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसे परफेक्ट टेंस में चेंज कर दो। परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होता है। मतलब ये दो प्रकार से लिखा जा सकता है, पर कम से कम आर वर्किंग नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आगे टाइम दे रखा है। किसी भी सेंटेंस में अगर फॉर और सिंस के साथ समय दे रखा हो तो फिर आप उसे या तो परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे या फिर परफेक्ट में बदलेंगे। ये आपके पास में दूसरा क्वेश्चन था। बात चलते हैं इससे आगे, अगली बात और देखते हैं अपन। यहां से हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास में दे रखा है, शी इज नोविंग मी एंड माई पेरेंट्स। ये आपके पास में एक एग्जांपल दे रखा है। अब आपको पहले तो ये देखना है, देखो ये आपके पास में नंबर 4 हो गया है, ठीक है। ये आपके पास में नंबर 4 हो गया है। ये जो भाग है जिसको माई पेरेंट्स एंड मी लिख रहा हूं मैं, ये आपके पास में नंबर 3 हो गया है। यहां तक ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 1 हो गया। आप मुझे बताने वाले हो सेंटेंस में क्या एरर है। एक और लिख देते हैं, फिर हम दोनों को एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। अगला एग्जांपल आपके पास दे रखा है, एग्जाम्पल आपके पास में दे रखा है, ही इज लिविंग देयर with her and her brothers। आप इस सेंटेंस में बताएंगे क्या एरर है। गलती वाला भाग बताना होता है ऐसे केस में आप लोगों को, ठीक है। ये आपके पास में अगला एग्जांपल, बताएं पहले सेंटेंस में क्या गलती है। नो के साथ आईएनजी लग रहा है, आप जाकर चेक कीजिए कि क्या नो वर्ब के साथ आईएनजी लगा सकते हैं क्या।
तो अगर हम पीछे जाकर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि नो नाम का जो वर्ब है उसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात, आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बाद में अगर नोइंग दे रखा है इसका मतलब ये मेन वर्ब भी है। अगर ये नाउन और एडजेक्टिव में से कोई एक होता, हो नहीं सकता, अगर होता तो हम इसके साथ शायद आईएनजी लगा पाते। इसका मतलब ये वर्ब है, गलत है सेंटेंस, ये बात निश्चित है। इसको सही करने का तरीका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस का वाक्य है, इसको इंडेफिनेट में चेंज कर दो, और इंडेफिनेट में अपन नो के साथ ऐसा लगा के नोज बना देंगे। ऐसे इसलिए लगाए क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए। दूसरे में चलते हैं। ही सिंगुलर है, इज लिखा हुआ है, लिविंग लिखा हुआ है, यहां तक तो सही है। और लिव नाम का जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी लग भी सकता है, तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और सब कुछ ठीक है तो बताओ सेंटेंस का जवाब क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ये आपके पास में अगला सेंटेंस दे रखा है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, द हियरिंग ऑफ दिस केस इज हेल्पिंग पीपल अ लॉट। ये आपके पास में अगला एग्जांपल दे रखा है। यहां पे हमने ये लिख दिया है नो एरर, जो कि सेंटेंस में नंबर 5 है, 4 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, फिर आप एक साथ जवाब दे देना। अगला एग्जांपल आपके पास लिखा गया है, योर लविंग सन इज ट्राइंग टू गेट इट डन। ये आपके पास अगला एग्जांपल है। एन ई का मतलब नो एरर से हो जाता है। ये नंबर 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1। दोनों सेंटेंस में आप बताएंगे सेंटेंसेस में एरर क्या है। पहले सेंटेंस में चलते हैं। पहले तो आप मुझे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बता दीजिए यहाँ पे। तो आपको बता दें ये हेल्पिंग वर्ब है और इज के बाद में आईएनजी फॉर्म है, ये मेन वर्ब है। और हेल्प नाम का जो शब्द है उसके साथ तो आईएनजी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसके साथ आईएनजी नहीं लगा सकते थे अपन, हियर के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते थे। लेकिन हियर शब्द वर्ब से पहले आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है तो बोलो कहां पर आ रहे हो, सब्जेक्ट के स्थान पे, और सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है तो ये बोलो क्या है, नाउन है। हियरिंग का मतलब सुनवाई से होता है तो वो सही होता है। तो यहाँ पे ये वैसे भी नाउन है और नाउन है तो बोलो सेंटेंस का जवाब क्या हो जाएगा, नो एरर, क्योंकि हमने नाउन और एडजेक्टिव के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जा सकता है। चलते हैं आगे वाले सेंटेंस में। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज है और ट्राइंग नाम का शब्द मेन वर्ब है। ट्राई के साथ हम आईएनजी का प्रयोग कर सकते थे, उससे हमें दिक्कत नहीं है। किसके साथ नहीं कर सकते थे, लव के साथ। लेकिन यहां पे दिया गया सन शब्द नाउन है तो लविंग नाम का शब्द बोलो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के रूप में हम इनके साथ आईएनजी लगा सकते हैं, वर्ब के रूप में नहीं लगा सकते, इतना हमें पता है। इसलिए इस वाले सेंटेंस का भी जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला एग्जांपल आपके पास लिखा गया है, आई एम फीलिंग इट वेरी हॉट। बताओ इस सेंटेंस में क्या गलती है, आई एम फीलिंग इट वेरी हॉट। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो नो एरर लिख दिया है। 4 नंबर, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर और ये 1 नंबर। और एक एग्जांपल यहाँ पे और बना देते हैं, सीइंग इज बिलीविंग। एरर बताना है आपको, तो कौन से भाग में एरर है। तो एग्जांपल आपके पास दे रखे हैं, आप लोग आंसर बताएं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, वैसे तो अपन फील वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन याद रखना फील के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जा सकता है जब आपको फीलिंग किसके कारण हो रही हो, किसी भी चीज को टच या स्पर्श करने से अगर फीलिंग हो रही हो तो फील वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जा सकता है। बोलो भाई, कोई भी चीज हमें गर्म कब लगती है, कोई भी चीज हमें गर्म कब लगती है, जब उससे टच होता है। यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है ये। वैसे तो अपन आईएनजी नहीं लगा पाते, लेकिन किसी भी चीज को टच या स्पर्श होने से अगर आपको फीलिंग हो रही है तो फील वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जा सकता है। सेंटेंस का जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नो एरर।
सीइंग इज बिलीविंग आपके पास एक सेंटेंस दे रखा है। मेरे पास इस सवाल का जवाब बताने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैं आपको कह दूं कि एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसलिए आप इसको सही मान लेना और इस सेंटेंस का जवाब नो एरर है। पहला तरीका तो। दूसरा तरीका, आप चाहो तो इसको थोड़ा समझ लो। वर्ब से पहले आ रहा है सीइंग, तो बोलो सीइंग शब्द कहां पर आ रहा है? सब्जेक्ट के स्थान पे। सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है तो ये बोलो क्या है भाई? नाउन है। नाउन के रूप में अपन आईएनजी लगा सकते हैं, इसका मतलब सीइंग सही है। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बोलो क्या है? मेन वर्ब है। और बिलीविंग नाम का शब्द जो है वो मेन वर्ब नहीं है, बोलो क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। चूंकि यहां पर बिलीविंग एडजेक्टिव है और यहां पर ये सीइंग नाउन है, इसलिए हम इस सेंटेंस का जवाब क्या दे देते हैं? नो एरर। तो आप कहोगे सर बिलीविंग शब्द एडजेक्टिव है, ऐसा हमें कैसे पता चलेगा? मैंने कहा उसको लेकर आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। ये एक कहावत स्वरूप वाक्य है जहां पे सीइंग को मॉडिफाई करने का काम बिलीविंग कर रहा है कि जो देखी गई चीजें होती है वही भरोसे लायक होती है। इसलिए बिलीविंग शब्द यहाँ पर जो है वो किसके रूप में काम कर रहा है? एडजेक्टिव के। दूसरे तरीका इसको याद रखने का कि ये एक अपवाद है, इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसलिए सेंटेंस का जवाब बोलो क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। ये हम लोगों ने आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नाम के टेंस के ऊपर आधारित थे। यहाँ से एक सेंटेंस अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और देख लीजिएगा, जो मैं वैसे तो आपको पिछली क्लास में बता कर आया हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, नावाडेज। नावाडेज, नावाडेज he teaches maths because the teacher of maths has been absenting himself for many days। ये मैंने आपके लिए एक एग्जांपल और बताया है इसी को लेकर, जिसको आप यहाँ पे मैंने नो एरर लिख दिया है नंबर 4, यहाँ पे नंबर 3, ये नंबर 2 और ये नंबर 1। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए सेंटेंस में एरर क्या है, तो यहाँ वाले सेंटेंस में फॉर के साथ समय दिखाई दे रहा है। फॉर और सिंस के साथ समय आता है तो वाक्य या तो परफेक्ट में आना चाहिए था या परफेक्ट कंटिन्यूस है। बीन प्लस आईएनजी आ रहा है, इसका मतलब ये तो सही है, ये वाला भाग तो सही है, ये वाला भाग तो सही है। पहले वाले भाग में चलते हैं। तो आपको बता दें, जब कोई काम आप स्थायी रूप से हमेशा करते हैं तो उसको बताओ कौन से टेंस में लिखते हो? आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हो। और जो काम आप अस्थायी रूप से कर रहे हो, टेम्परेरीली कर रहे हो, वो वाक्य जो होता है वो बताओ कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट। क्या कह रहा है वो? कि इन दिनों में वो है मैथ्स पढ़ाता है, क्योंकि जो मैथ्स का टीचर है वो छुट्टी पे चल रहा है। तो एक बात बताओ, ये ही नाम का बंदा हमेशा मैथ्स पढ़ाता है या अभी पढ़ा रहा है कुछ समय के लिए? अस्थायी रूप से पढ़ा रहा है या अस्थायी रूप से? तो आप कहेंगे अस्थायी रूप से। और जब अस्थायी रूप से पढ़ाने की बात आती है, कोई काम करने की बात आती है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो जवाब होना चाहिए था वो इज टीचिंग होना चाहिए था। ये आपके पास में अगली बात है। ये आपके पास आज की क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूस को लेकर बात हुई। बाकी बातें अपन करते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही था। और दूसरी चीज, अगर आपको ये सेशन अच्छे लगे होते हैं, कमेंट वगैरह करके जरूर बताया करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप अगर कोई नई चीज और कुछ अगर जानना चाहते हैं तो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में ये सब जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।